देखिए चैप्टर का नाम डालेंगे सभी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है ये सबको पता है, और ट्राइंगल के बारे में एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा कि उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं, ये सारी चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन आपको मालूम तो है ये सबको। यहाँ पे 10th क्लास में अगर हम बात करें तो सीधी सीधी बात आती है सिमिलैरिटी की, हमें सिमिलैरिटी सीखनी है। 9th क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, और अब क्या सीखना है, सिमिलैरिटी। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, करा रखा है। अगर शेप एंड साइज दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। अगर शेप एक जैसी है और साइज में भी डिफरेंट तो वो सिमिलर कहलाते हैं। जैसे कि आगरा का ताजमहल है, उसके जैसा एक छोटा सा ताजमहल आपने देखा होगा, फुटपाथ पे लगा के लोग बेचते हैं, मिलता है, छोटा छोटा शॉप्स में मिलता है, होता है। दिखने में वो हूबहू कैसा होता है, बड़े वाले ताजमहल की तरह, लेकिन दोनों का साइज कैसा है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसीलिए वो दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन इसी सिमिलर फिगर में जब हम पर्टिकुलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स पे, और वही हमारा चैप्टर है। समझ में आ गया। अब सर ये तो आपने हिंदी में ऐसे ही एक ओवरव्यू दिया, मैथमेटिकली इसको कैसे हम सोचें, बात करें या लिखें इसके ऊपर, तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 ट्राइंगल हैं ABC और PQR। जानबूझ के मैंने एक को थोड़ा सा बड़ा और एक को थोड़ा छोटा बनाया है, आपको दिख भी रहा होगा, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं, हाँ ये थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन क्या होती हैं, द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, पहली कंडीशन, द रेशियो ऑफ देयर साइड नहीं, corresponding sides are equal। बेटा रेशियो देखो, इसमें 2 चीजें हैं, समझ के चलना, या तो साइड्स के रेशियो इक्वल हो या फिर दैट इज प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल वर्ड में अपने आप एक मतलब छुपा हुआ है। प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है साइड्स का रेशियो, ना कि साइड्स। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं साइड्स आर इक्वल तो मैं कॉन्ग्रुएंसी पे चला जाऊंगा, और साइड्स के रेशियोज इक्वल है तो सिमिलैरिटी पे। और साइड्स के रेशियोज को एक शब्द से यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, उसका क्या मतलब है, प्रोपोर्शनल। अगर आप इतना भी बोल देंगे ना, इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो अंडरस्टूड है कि इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है या सेम है। समझ में आया। अनुष्का, सेकंड कंडीशन क्या होती है, their corresponding angles are equal। अगर बेटा इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी कि अगर मैं इसकी मैथमेटिकली बात करूं, इसकी मैथमेटिकली, तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, सही है, साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं मैथमेटिकली, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। सभी को समझ में आ गया। तो ये मैंने बाय लैंग्वेज लिखा और ये मैथमेटिकली लिख दिया, क्लियर है। यही सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। सिमिलर करते कैसे, होते कैसे, वो सारी चीज सीखेंगे, लेकिन इतनी बात सबको समझ में आ गई पक्का। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। अगर मैंने बेटा इसमें लिखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये लिखा है मैंने, तो इसमें ये चीज अंडरस्टूड है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। आपकी खुद की मर्जी नहीं चलेगी कि एंगल A को आप एंगल R के इक्वल कर दो। ये जो पोजीशंस आप देख रहे हो इनका अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर A और फर्स्ट पोजीशन पे P है तो ये अंडरस्टूड है कि वो दोनों आपस में इक्वल है, समझ रहे हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। इसीलिए मैंने आपको बोला है पूरे ट्राइंगल में किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इन ट्राइंगल क्या लिखते हो, कौन सी साइड कब लेते हो, सिर्फ इस लाइन को छोड़ करके। सही कह रहा हूं मैं। आप जो सिमिलैरिटी वाली लाइन लिखते हो बेटा, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, करेस्पॉन्डिंग को करेस्पॉन्डिंग की जगह पे लिखना है। ये चीज हमने बात की थी पहले भी,
अच्छा लिखते कैसे हैं ये अभी मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा। आप सभी पुराने आपने समझ रखा है, जो बच्चे बाद में आए वो अब समझेंगे, ठीक है। दीपाली है जो भी बच्चे हैं, इतना क्लियर। इसमें से जो लिखना है पहले लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सीधा प्रूफ पे चलेंगे, ठीक। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको सभी को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, हमें वेरी गुड, क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चों, ड्रॉ यहाँ से परपेंडिकुलर DM, यहाँ से परपेंडिकुलर EN, यहाँ से B को E से ज्वाइन करेंगे और D को C से ज्वाइन करेंगे। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB, और क्या किया है, ज्वाइन BE एंड DC। प्रूफ देखिए, लिख लिया हो तो बना ये समझाना स्टार्ट करूं। तो पहले समझ लीजिए, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा। हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला। बोला क्यों निकाला, क्योंकि हमें AD चाहिए और एरिया का फॉर्मूला अगर इसमें हम लगाते हैं इसे हाइट मान करके, तो हाफ बेस की जगह AD और हाइट की जगह NE आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला, हाफ बेस की जगह हमने AD मान लिया और हाइट की जगह हमने NE मान लिया। अब हमने देखा कि सर AD के नीचे तो हमें BD चाहिए और BD किससे मिल जाएगा, BDE ट्राइंगल से। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE फाइंड आउट किया, हाफ बेस की जगह BD। मैं आपसे भूमि आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, BDE ट्राइंगल के लिए आप हाइट बताएंगे मुझे कौन सी होगी इसमें, बताओ। एनी, जैसा कि भूमि 2 यानी कि मयंक ने बता दिया, ठीक है। बहुत कुछ एनी, ठीक है। मैं आपको भूमि इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा और बाकियों को भी, जैसे कि दीपाली भी यहाँ बैठी हुई है, कि BDE के लिए हमने हाइट को NE लिया। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर NE जो है वो तो इस ट्राइंगल में है ही नहीं, आपने LA कैसे लिया इसको। अब है बेटा, ये जो मैं आपके सामने ट्राइंगल बना रहा हूँ ये कैसा ट्राइंगल है, क्या अब है आप बता सकते हैं, हाँ बता दे हेल्प कर दे पूरी। राइट एंगल ट्राइंगल है या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये दीपाली कैसा है, ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। मरी जाऊंगा तो कहीं जाके, कैसा है बेटा, दोनों ऑप्शन ही गलत रखे थे मैंने जानबूझ के, ये कोई केबीसी थोड़ी चल रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है सर, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा। एक्यूट किधर से दिख रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है भूमि। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में दीपाली कभी भी हाइट अंदर डलती नहीं है, अबे हमेशा उसको बाहर ही डाला जाता है, क्योंकि हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो वो कभी भी ऐसे टेढ़ी तो डाली नहीं जाएगी। तो आप याद रखें आगे तक के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा बाहर की तरफ डाली जाती है, दिस इज द रीजन, ठीक है मयंक। तो एनी को हमने इसीलिए लिया, इसकी साइड को हमने आगे बढ़ाया BD को, तो एनी इस पर क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर या हाइट। जैसे इस पर देखिए, इस साइड को हमने आगे बढ़ाया है। इतनी चीज क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही, ठीक है। अब आपको यहाँ देखो कुछ भी रटना नहीं है, पहली चीज तो इसमें अबे रटना नहीं बिल्कुल भी बेटा। AD अपॉन BD चाहिए, यानी कि समझ में आ रहा है कि रेशियो है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर देना चाहिए, रेशियो या डिवाइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसका रेशियो किया LHS का, RHS का भी होगा, हाफ ऑफ AD इंटू NE अपॉन हाफ ऑफ BD इंटू NE। NE से NE कैंसिल, हाफ से हाफ, बच्चों कितना आ गया AD अपॉन। क्या हमें पहला रेशियो मिल चुका है? यस, बहुत आसानी से मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए और इसे यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए क्योंकि जगह नहीं है, मुझे रख करके लिखना पड़ेगा। देखिए अब सुनिए जैब, देखो बेटा, अंशी अब हमें दूसरा रेशियो क्या चाहिए? मैंने रख कर दिया लेकिन हमको याद तो रहता ही है, AE अपॉन EC। AE फिर से किस ट्राइंगल में आ रहा है? ADE। बेटा फिर से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे, लेकिन आप इस बार बेस AE को मानेंगे, तो हाइट क्या हो जाएगी? DM। इस बार हमने बेस को चेंज किया, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा बेस, DM एरिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल DEC। बोले क्यों? क्योंकि यहां से हमें EC मिल जाएगा, DEC। बेटा बेस फिर से आपका EC हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन बीच में कोई ना बोले, एक बार मैं और पूछना चाहूंगा। वर्षा इस बार आप हाइट आप बता दो, चलो। DM। दीपाली पक्की DM होगी या फिर कुछ और होगी हाइट? DEC ट्राइंगल के लिए भूमि DM ही होगी। एक बार में समझ जाओ भाई, DEC ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है, फिर से इसकी साइड को प्रोड्यूस किया तो DM ही मानी जाएगी इसकी हाइट। यहाँ से हम लिखेंगे DM। देवांशी रेशियो चाहिए ना हमें इनका, चलिए हमने रेशियो निकाला ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यहाँ से क्या होगा? हाफ इंटू AE इंटू DM और अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DM से DM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AE अपॉन क्या आ गया? बड़ी खुशी हुई, हम सेकंड नहीं मानेंगे, नो सेकंड मानेंगे। इसको रख कर दो, लेकिन रब करने से पहले इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे समझाना भी है थोड़ा सा। बात नहीं रहा। देखिए मैंने ये जो इक्वेशन दी ना उसको वहां लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? अपने याद के लिए और आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसको सेकंड क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमें देख के तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हमें AD अपॉन BD और AE अपॉन EC चाहिए था, लेकिन ये दोनों RHS कब इक्वल हो सकते हैं? दोनों के LHS इक्वल हो। अब दोनों के LHS का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल सही है, इक्वल है, लेकिन सर BDE और DEC अब इक्वल नहीं, और जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक RHS इक्वल नहीं होंगे। हमने कहा कोई नहीं छोड़ो, BDE और DEC को पकड़ लो। BDE है और DEC कहाँ है? ये रहा। हमने इसको बहुत आराम से ऑब्जर्व किया तो हमें एक 9th की थ्योरम याद आई कि जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस यानी कि DE और सेम पैरेलल्स पे होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। 9th में पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्रामिक चैप्टर है, 9th चैप्टर ये वो। तो हम यहां से लिखेंगे, एरिया में लिखो, हम यहां से लिखेंगे ट्राइंगल BDE and triangle, yes बोलिए, on same base are on the same base and same and parallel. between the same parallels। So area of triangle और अगर ऐसा होता है तो दोनों के एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सही है। आप इसको रिप्लेस कीजिए, तभी तो मैंने मना किया सेकंड मत मानो, इसको रिप्लेस कीजिए पहले। इस DEC की जगह क्या डाल देंगे यहाँ पे? BDE, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DEC की जगह बेटा क्या आ जाएगा? BDE किसके इक्वल है? AE अपॉन, इसे मानिए आप सेकंड। अब आप देख लीजिए, बस हो गया। इसका भी LHS यही है, इसका भी LHS यही है। इस लाइन को कैसे लिखना सिखाया है मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यही लिखना है आपको। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा
कि यस इनके LHS सेम है, इसीलिए इसके RHS भी। वैसे मुझे ये लाइन नीचे लिखनी चाहिए लेकिन जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसीलिए ये फाइनल स्टेप है इधर वाला। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन एंस प्रूफ। ये लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था कि इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो रही है। समझ में आ गई सबको BPT? कोरोलरी देखेंगे हम BPT। कोरोलरी ऑफ BPT समझिए क्या होती है कैसे। अभी आपने BPT थ्योरम पढ़ी था। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC और ये DE लाइन है, इसके पैरेलल है ना। अभी अभी आपने पढ़ा कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC इफ DE पैरेलल टू BC। एक यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी आता है, प्रूफ ये भी आता है, AD अपॉन DB नहीं AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये स्टेटमेंट भी आता है। अभी तक हम BPT में क्या पढ़ रहे थे, AD अपॉन BD, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, AD अपॉन AB, यानी कि ये पार्ट AD अपॉन फिर पूरा पार्ट लिया है AB, AE अपॉन AC। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये भी BPT है, BPT तो नहीं है ये, लेकिन उसकी कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब उसी के स्टेटमेंट से प्रूव होके आया हुआ एक और स्टेटमेंट है। मैं इसका आपको प्रूव करा रहा हूँ कैसे होता है, क्योंकि इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक कोरोलरी सीख जाओगे और एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें NCERT में क्वेश्चन बनाना दिए हुए हैं इसके ऊपर, तो वो भी आपको आ जाए। ये बेटा TP सभी जानते हैं, टू प्रूफ मतलब क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। एक ऊपर लाइन और रह गई है गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे आप, AD अपॉन DE पैरेलल, ठीक है, DE पैरेलल टू मैं टू मच होता है। हाँ, एक चीज और मुझे बतानी थी, जब भी आप देखो पूरी ट्राइंगल चैप्टर में एक ट्राइंगल दिया है जिसमें D पैरेलल टू BC है, मतलब ये वाली साइड थर्ड के पैरेलल, तुरंत आपको क्या समझना है, ये एक्सरसाइज 6.2 से 1 में तो कुछ है ही नहीं चिरकुट, सिर्फ उसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 6.2 से है, और भी छोड़ो 6.2, सिर्फ आपको समझना है थेल्स थ्योरम से। जैसे ही वो पैरेलल बोल दे समझ जाओ थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन है, और वही कोई ना कोई एप्लीकेशन इसका लगेगा। ठीक है, मैं हर एक्सरसाइज का आपको ऐसे बताता रहूंगा, सुनिए। चलिए, तो अन्वेषा, जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है कि D पैरेलल टू BC, ये गिवन है। कहाँ से आया, गिवन, बाकायदा आप आगे लिखेंगे, पहले समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये इसके पैरेलल है तो अब हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ कर ली है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन, इसके आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए AD अपॉन BD। हमें AD की जरूरत है उसका, हाँ है, लेकिन इस बार हमें BD नहीं चाहिए, AB चाहिए। भूमि, ये पूरा AB कैसे बनेगा, AD प्लस BD दोनों को ऐड करके, है ना। तो इसमें ऐड करके AD और BD आपस में ऐड कब होंगे, अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं तो। लेकिन एक चीज और सुनिएगा, जो चीज हमें बचानी होती है, इसमें AD चाहिए ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, न्यूमरेटर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में होगी तो बचेगी, वरना वो डिसअपीयर हो जाएगी थोड़ी देर बाद। जैसे ही आप LCM लोगे ना, उसके बाद चली जाएगी वो। तो ये नीचे होना चाहिए AD, इसके हिसाब से नीचे कैसे आएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, BD अपॉन EC अपॉन, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं रीजन तो बताओ, रेसिप्रोकल क्यों किया आपने, ये इसका रीजन है। रेसिप्रोकल टू बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें +1 करना है, और +1 का रीजन मैंने बता दिया ना, क्योंकि जैसे ही आप +1 करके अब एलसीएम लोगे, AD और BD आपस में ऐड हो जाएंगे, और तभी AB बन सकता है। बस बेटा यहां से तो हमने एलसीएम लिया AD, तो ऊपर क्या बचा, AD प्लस BD, और यहां से एलसीएम आया AE, क्या आया ऊपर, EC प्लस, अब फिगर में ध्यान दें थोड़ा, AD प्लस BD कितना बन रहा है टोटल, AB, अपॉन में क्या चल रहा है, AD, और यहां से AE और EC, AE और EC मिलके AC अपॉन,
बोलो, गलत गलत बोलो, मैं तुम्हारे भरोसे पे लिख दिया अपॉन ए, इसी नहीं है। अब बोले सर आ गया, नहीं, एडी अपॉन, फिर से रेसिप्रोकल कर दो, है ना दीपाली, एडी अपॉन ए भी चाहिए, एडी अपॉन एडी आ रहा है, रेसिप्रोकल कर दो कर दो कर दो। एडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी, रेसिप्रोकल बोथ साइड, फिर से हो गया, एंड ये आपका एन समझ में आया सभी को? क्या हो गया अनुष्का, करनी नहीं होगी ये? इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, इस तरीके से कि आपको एडी, एई, बीडी और बीसी ये चारों साइड दे रखनी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे डी पैरेलल टू बीसी, कहां से आया? गिवन। अगर ऐसा है तो एडी अपॉन बीडी एई अपॉन बीसी के इक्वल होगा, कैसे? बीपीटी थ्योरम। बेटा एडी कितना दे रखा है? 4x - 3, बीडी कितना दे रखा है? एई कितना है? 8x - 7, और सी कितना है? ठीक है, क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 4x - 3 इंटू 5x - 3 इज इक्वल टू 3x - 1 और 8x - 7। 4 इंटू 5 20, माइनस का 12x, माइनस का 15x, प्लस का 9, 3 8 जार 24x स्क्वायर, माइनस का 21x और माइनस का 8x और प्लस का 7। ठीक है, समझेंगे? अबे हम इस वाले टर्म को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, 24 में से अगर 20x स्क्वायर गया तो 4x स्क्वायर, ये माइनस के 27x हो गए और ये माइनस का 29x हो गया। बेटा जब ये 27 उधर गया प्लस का बचा तो माइनस का 2x बचा, 9 उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस का 2 बचा। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राहुल मल्टीप्लाई करके तो 2 आनी चाहिए और प्लस माइनस करके 1, फैक्टर बताएंगे राहुल? -2x और प्लस x, सही बता रहे शर्मा, क्यों रहे उत्तर? सही है, सही है। 2x कॉमन आ जाएगा, x - 1, 1 कॉमन आ जाएगा, x - 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th क्लास से करते आ रहे हैं, अगर अभी भी नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। x की वैल्यू 1, क्या हो गया, क्यों असली आ गई? हाँ तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ, 9th क्लास से हम लोग करते आ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी भी 2 ही आ रही है। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1/2। क्या x की वैल्यू -1/2 हो सकती है? क्यों? मैं आपको यही रोकना चाहूंगा, x यहाँ पे साइड नहीं है, हो सकती है, रुक जाओ पहले समझ लो। x यहाँ पे साइड नहीं है, साइड तो आपको AD, AE, BD और C दे रखी है, लेकिन आप इस x की वैल्यू माइनस को पुट करके देखें, कहीं और तो माइनस नहीं आ रहा। जैसे आप C में पुट कर ली, चलिए मैं पुट कर रहा हूँ ओरली, पहले इधर देख लीजिएगा, x की जगह माइनस का 1/2 -3 दिख रही है, साफ साफ नेगेटिव आ रही है, माइनस का 5/2 माइनस का 3 कितना आ रहा है, माइनस का 11/2 आ रहा है। इस नेगेटिव को रखने से साइड कैसी आ रही है? सो वी विल इग्नोर, इसको हम इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे माइनस हाफ। हाँ 1 रखने पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रख के देख लो, 1 रखने पे ऐसा कहीं भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 1 रखने पे सारी साइड्स पॉजिटिव आ रही है, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू सिर्फ 1 लीजिए बेटा। इसका रीजन सबको समझ में आ गया? माइनस आप क्यों नहीं लेना, आप बाकायदा वहां पे एक निकाल के दिखा देना कि देखो भैया इसको मैंने रखा तो इसको नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे।